अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने आपसे डिस्कस किया था, एक तो वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स, वो किस तरह से था। वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स था कि आप, ये बॉक्स था कि पार्टिकल इस बॉक्स के विद इन मूव कर सकता था केवल, और वन डायमेंशनल था इसलिए हमने माना था कि पार्टिकल क्या कर सकता है, केवल इस वन डायमेंशनल बॉक्स में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है, और हमने ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस मानी थी। सो पार्टिकल कैन मूव here and there like this। ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स था। उसके बाद हमने पोटेंशियल स्टेप किया था, स्टेप माने सीढ़ी। उसके बाद हमने पोटेंशियल स्टेप की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ये स्टेप आ गया, सीढ़ी आ गई कि सडनली कोई पार्टिकल अगर इधर से आ रहा है तो उसके सामने एक रुकावट आ गई, और इस पोटेंशियल स्टेप की हाइट क्या थी, वी नॉट पोटेंशियल माना था हमने ना। इसके लिए हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म करी थी। और इस लेक्चर को सुनने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर सुन लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। सीधे इस लेक्चर को मत सुनिएगा, तो पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर सुन लें, उसके बाद ये करें, स्पेशली जो पिछले 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। तो आगे शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल बैरियर, और ये भी वन डायमेंशनल केस। पोटेंशियल बैरियर का भी वन डायमेंशनल केस। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर। जैसे आपके स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, आपके सड़क पे आते हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, इस तरह से आते हैं बने हुए। तो ये एक तरह से बैरियर है, कहीं कहीं बैरियर भी लिखा रहता है, या सड़क पे लगा देते हैं, कोई बैरियर लगा देते हैं। बैरियर माने रुकावट एक तरह से। तो पोटेंशियल रुकावट जो थोड़े समय के लिए आए, ऐसा नहीं है लगातार चलती रहेगी। अगर यही रुकावट लगातार चलेगी सड़क पर, ऐसे लगातार चल रही है आगे, तो ये स्टेप हो जाएगा, पोटेंशियल स्टेप हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बात करनी है, बैरियर की, तो हमें ऐसे हो जाएगा ये। अब आप कहेंगे वन डायमेंशनल बॉक्स, लेकिन ये वन डायमेंशनल बॉक्स नहीं है। वन डायमेंशनल बॉक्स में क्या था, ये वन डायमेंशनल बॉक्स था और पार्टिकल इसके विद इन मूव कर सकता था केवल। और पोटेंशियल बैरियर में क्या है, ये पोटेंशियल बैरियर है और पार्टिकल बाहर से आ रहा है। ये वन डायमेंशनल जो पोटेंशियल बॉक्स था, ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स जो था, ये था, इसमें पार्टिकल अंदर बंद था बॉक्स के, इस बॉक्स के अंदर बंद था। और ये है पोटेंशियल बैरियर राइट साइड में। इसमें पार्टिकल बाहर से आ रहा है, बंद नहीं है अंदर, वो बाहर से आ रहा है। अगर उसकी एनर्जी सफिशिएंट है वो इसे कूद सकता है, तो इसे कूद के चला जाएगा, ऐसे मतलब इसे क्रॉस करके चला जाएगा, या इसे, हमें कहना चाहिए इसे पेनिट्रेट करके चला जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ऐसा कूदता नहीं है कोई भी चीज़। पार्टिकल की अगर एनर्जी ज़्यादा है तो इस बैरियर को पेनिट्रेट कर जा सकता है। तो अब हम पोटेंशियल बैरियर डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज वी हैव अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट वी नॉट पोटेंशियल। इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये यहाँ पर आपका पोटेंशियल बैरियर है, इसकी हाइट ये लिखी यहाँ पे वी नॉट। तो हमने इसे अब 3 रीजन में डिवाइड किया। ये कोई पार्टिकल देखो, ई एनर्जी का पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ये ई एनर्जी का पार्टिकल आ रहा है, तो ई एनर्जी का पार्टिकल इधर आ रहा है। तो अब हम 3 रीजन मान रहे हैं, एक तो फर्स्ट रीजन, एक इसके अंदर का सेकंड रीजन, और ये दिखा है थर्ड रीजन। देखो थर्ड रीजन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नेचुरली फर्स्ट में वेव फंक्शन साई 1 मानेंगे, सेकंड में वेव फंक्शन साई 2 मानेंगे, और थर्ड में वेव फंक्शन साई 3 मानेंगे। अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल में क्या है, पार्टिकल इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में तो फ्री है बिल्कुल, लेकिन इसमें पार्टिकल फ्री नहीं है। इसमें फ्री पार्टिकल क्या होता है, जब पोटेंशियल 0 होता है। तो फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में हम फ्री पार्टिकल मान रहे हैं कि स्पेस फ्री है। ये फ्री मीन्स वी इज़ 0, पोटेंशियल 0। जैसे मैंने वी एक्स इक्वल टू 0 लिखा है, तो वी 0 है ये इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में, और थर्ड रीजन में पोटेंशियल 0 है। किस रीजन में पोटेंशियल का सामना कर रहा है पार्टिकल, सेकंड रीजन में। यहाँ पे पोटेंशियल का सामना कर रहा है सेकंड रीजन में। तो पोटेंशियल केवल कहाँ फेस करेगा पार्टिकल, इस रीजन में, सेकंड रीजन में पोटेंशियल फेस करेगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि पोटेंशियल बैरियर है तो मतलब हमने कोई बैरियर लगा रखा है।
इस रीजन में पार्टिकल ना अपोजिशन एक पार्टिकल के सामने आएगा कि उस अपोजिशन से अगर पार्टिकल क्रॉस कर जाता है तो थर्ड रीजन में पहुंच जाएगा, नहीं करता तो सेकंड में फंस जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से एक बॉन्ड है पोटेंशियल की जो रिपल्सिव फोर्स टाइप है ना। तो इस तरह के रीजन हमारे 3 रीजन हो गए हमारे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। फर्स्ट में फंक्शन हमने psi1 मान लिया और थर्ड में psi3 मान लिया, सेकंड में psi2 मान लिया। फर्स्ट में पार्टिकल फ्री है इसलिए पोटेंशियल 0, थर्ड में भी पार्टिकल फ्री है इसलिए पोटेंशियल 0, थर्ड में पार्टिकल फ्री है तो पोटेंशियल 0, और सेकंड में पार्टिकल फ्री नहीं है तो पोटेंशियल क्या है, V0 है। ठीक है। ये जो बैरियर था, इस बैरियर की फर्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है बैरियर, x = 0 से, और कहाँ पे ख़त्म हो गया बैरियर, x = a पे। तो ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन जब x 0 से कम है, इस साइड पोटेंशियल फंक्शन क्या है, 0, इस साइड v 0 है, यानी v विल बी 0 व्हेन x इज लेस देन 0। इस साइड भी v 0 है सब, इट मीन्स v विल बी 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन a, एंड v इस रीजन में बीच का रीजन है, इसमें v की वैल्यू V0 है। ये V0 मैंने लिख रखी है, तो गोले के अंदर कर दी। तो V0 वैल्यू v की कब होगी, जब x 0 और a के बीच में होगा। तो पोटेंशियल फंक्शन समझ में आ गया। ये लिख रखा है यहाँ पे, देखो पोटेंशियल फंक्शन ये लिखा है हमने, पोटेंशियल फंक्शन यहाँ पे Vx की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन x इज लेस देन 0, यानी कौन सा रीजन, ये वाला सारा रीजन, इस साइड का सारा रीजन। पोटेंशियल V0 होगा जब x की वैल्यू 0 और a के बीच में है, ये बीच वाला रीजन, ये बीच वाला रीजन। पोटेंशियल अगेन 0 होगा जब x ग्रेटर देन a होगा, तो कौन सा रीजन, ये थर्ड रीजन। ये देखो मैं थर्ड रीजन बना रहा हूँ, ये थर्ड रीजन सारा। तो पोटेंशियल फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया, आपको बता दिया वेव फंक्शन भी psi1 psi2 और psi3 होगा। अब आपको पता है वेव सेटिस्फैक्टरी वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ये हम पिछले केसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप में ये हम बाउंड्री कंडीशंस लगा चुके हैं, यानी इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री के ऊपर x = 0 पे psi1 यहाँ से आ रहा है, psi1 यहाँ तक पहुँच रहा है, और psi2 भी यहाँ तक पहुँच रहा है, psi2 इस रीजन में। तो बाउंड्री पे psi1 और psi2 दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो आपका बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, psi1 और psi2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए x = 0 पे, क्योंकि लेफ्ट साइड में psi1 है, राइट साइड में psi2 है। यह मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, इसीलिए कहा है कि पिछला लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा इस लेक्चर को सुनने से पहले। तो psi1 = psi2 होना चाहिए बाउंड्री कंडीशन एट x = 0। इसी तरह से x = a पे दूसरी बाउंड्री आ गई, तो यहाँ पे राइट साइड में psi3 है और लेफ्ट साइड में psi2 है। अगेन बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे psi2 और psi3 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इट मीन्स psi2 शुड बी इक्वल टू psi3 एट x = a। ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन हो गई। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी, psi1 शुड बी psi2 एट x = 0, क्योंकि x = 0 के लेफ्ट साइड में psi1 है और राइट साइड में psi2 है। x = a के लेफ्ट साइड में psi2 है और राइट साइड में psi3 है। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हो गई। इनका डिफ्रेंशिएशन भी क्या होना चाहिए, इनका डिफ्रेंशिएशन भी वो होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बाउंड्री पे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे डेल psi1 बाई x शुड बी इक्वल टू डेल psi2 बाई डेल x एट x = 0। इसी तरह से डेल psi2 बाई x डेल x शुड बी इक्वल टू डेल psi3 ओवर डेल x एट x = a। तो दोनों वेव फंक्शन बाउंड्रीज पे बराबर होने चाहिए और उनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बाउंड्रीज पे बराबर होने चाहिए।
ये बाउंड्री कंडीशन है। देखते हैं, अब हमने पोटेंशियल फंक्शन आपको समझा दिया था। यहाँ पे v 0 है, यहाँ पे v की वैल्यू v नॉट है और यहाँ पे v अगेन 0 है। तो v को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया। अब फर्स्ट रीजन पे आते हैं। इस फर्स्ट रीजन में v 0 है और वेव फंक्शन साई 1 है। आपको पता है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको बता रखी है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। वन डायमेंशन लिख रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स ई साई। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। इसे माइनस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल्स 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ई माइनस वी इक्वल्स 0। इस इक्वेशन को क्या किया, माइनस ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ठीक है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी ना, ये श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। अब हम फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। ये जो फर्स्ट रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है, ये फर्स्ट रीजन। इस फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन साई 1 है और v 0 है। तो अगर हम फर्स्ट रीजन की इक्वेशन, इसे फर्स्ट रीजन की इक्वेशन लिखना चाहें तो एक तो जहाँ पे साई 1 है वहाँ सब जगह साई 1 कर दे, साई है वहाँ पे सब जगह साई 1 कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे साई भी आएगा बीच में, वहाँ पे सब जगह क्या कर देंगे, साई 1 कर देंगे और v को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इस इक्वेशन में ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, अगर इसे फर्स्ट रीजन के लिए लिखना चाहें तो इसमें साई के स्थान पर साई 1 कर देंगे और v के स्थान पर 0 लिख देंगे। तो ये लिखते ही हमारी इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन आ गई जिस पर मैंने गोला लगा दिया, ये गोला लगा रहा हूँ, ये आ गई। तो ठीक है, हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट रीजन के लिए हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई दिस, क्योंकि v 0 है फर्स्ट रीजन में। सेकंड रीजन में v 0 नहीं है, तो वही जो इक्वेशन मैंने लिखी थी उसमें सेकंड रीजन के लिए क्या कर देंगे, साई के स्थान पे साई 2 रख देंगे और v के स्थान पे v 0 रख देंगे, क्योंकि सेकंड रीजन में क्या है, v इक्वल टू v 0 है। ये रहा सेकंड रीजन। तो हमने वो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड रीजन की इक्वेशन आ गई। अब थर्ड रीजन की इक्वेशन में, थर्ड रीजन में फिर v 0 है, ये रहा v 0। थर्ड रीजन में v फिर भी 0 है और साई के स्थान पे साई 3 रख देंगे। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन, थर्ड रीजन इक्वेशन आ गई। तो हमने फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन के लिए श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस लिख दी। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, हम मान रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी समय के साथ कांस्टेंट रहेगी, इसलिए टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर समय के साथ चीज़ें बदलती हैं तब हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हम सब चीज़ें कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ठीक है, तीनों रीजन के लिए हमने इक्वेशन बना दी। जो इक्वेशन आ गई सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ गई। अभी हम इससे पहले वाली पिछले लेक्चर में जो प्रॉब्लम थी उसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, इसमें ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस को हमने क्या माना था, पिछली बार हमने माना था P1 बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये माना था। इसका मतलब हमने क्या माना था, हमने P1 क्या चीज़ ली थी, हमने स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई को P1 ले लिया था। तो जो फर्स्ट रीजन की इक्वेशन में इक्वेशन है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई को हमने क्या मान लिया, P1। और जैसे पिछली प्रॉब्लम में हमने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा था, सिमिलरली इस इक्वेशन का, फर्स्ट रीजन की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ऐसा आ जाएगा। बहुत ईजी है लिखना, जैसे पिछली प्रॉब्लम में किया था हमने, बिल्कुल ऐसे ही लिखा था। ये प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन दिखा रहा है
ये माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा रहा है, ठीक है। ये भी पिछली प्रॉब्लम में हमने वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप में बिल्कुल सेम प्रोसीड किया था। अब आओ सेकंड रीजन में। सेकंड रीजन में ये वाली क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को P2/h² माना था। इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब P2 क्या हो गया, P2 क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m e माइनस V0, ये P2 हो गया। P1 क्या था, ध्यान रखिएगा, P1 क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m e, ये P1 था। तो फर्स्ट रीजन की जो इक्वेशन थी ऊपर, फर्स्ट रीजन की इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन इस तरह का होगा। सेकंड रीजन की इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह का होगा। और थर्ड रीजन में अब अगर देखते हैं तो थर्ड रीजन में फिर हमें इसे कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो और फर्स्ट और थर्ड में इक्वेशन में क्या अंतर है, देखो फर्स्ट में भी ट्वाइस me/h² आ रहा है और थर्ड में भी ट्वाइस me/h² आ रहा है, और इसे हम मान चुके थे P1/h²। तो ये भी यहाँ पे भी थर्ड रीजन में भी ये सेम चीज़ है, P1/h² ये। तो यहाँ पे भी P1 ही यूज़ होगा और P1 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2me। तो थर्ड रीजन थर्ड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन क्या आएगा, P1 में ही आएगा, यही इक्वेशन यही आएगा। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट बदल जाएंगे, यहाँ पे A1 था तो यहाँ पे A3 आ जाएगा, यहाँ पे B1 था तो यहाँ पे B3 आ जाएगा, क्योंकि हम A2 और B2 हम बीच वाली इक्वेशन में ले चुके हैं कोफिशिएंट्स, इसलिए यहाँ पे A3 और B3 आएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये मोशन किधर दिखा रहा है, फर्स्ट रीजन की इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट रीजन की इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट रीजन ऐसे था पोटेंशियल बैरियर, ये था पोटेंशियल बैरियर। तो जो पहली वाला पोर्शन है जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है इस पर, ये मोशन दिखा रहा है इधर की तरफ ऐसे फर्स्ट रीजन में, और ये दूसरे पे रेक्टेंगल लगा रहा हूँ फर्स्ट रीजन में, ये -x की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब ये इधर दिखा रहा है मोशन। अब दूसरे रीजन में आ जाते हैं। दूसरे रीजन की इक्वेशन ये है, तो दूसरे रीजन की इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है A2 वाली, ये तो प्लस x एक्सिस की तरफ है, तो ये मोशन इधर दिखा रही है। और जो दूसरी टर्म है B2 वाली, ये जो मैंने रेक्टेंगल बना दिया B2 वाली, इसमें -x आ रहा है, तो ये मोशन इधर दिखा रही है। इसी तरह से थर्ड रीजन में, ये थर्ड रीजन की इक्वेशन है psi3। तो psi3 की जो पहली टर्म है A3 वाली, ये मैंने रेक्टेंगल लगा दिया, ये प्लस में है टर्म, तो प्लस इस साइड मोशन दिखा रही है प्लस की तरफ। और दूसरी टर्म क्या है B3 वाली, इसमें -x है, तो ये इधर की तरफ मोशन दिखा रही है। क्लियर हो गया। अब पहले रीजन में तो ये दोनों एरो समझ में आते हैं। इस रीजन में जो मैंने गोला लगा दिया, ये जो ये वाला है, ये तो इंसिडेंट वेव हो गई, और ये बाउंड्री से रिफ्लेक्टेड हो गई। ये जो ये है, ये बाउंड्री से क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड। दोबारा बना देते हैं। ये था पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर था, इसमें ये तो इंसिडेंट वेव हो गई, इधर से आ रहा है पार्टिकल आ रहा है इधर से, तो इंसिडेंट पार्टिकल हो गया, यानी इंसिडेंट वेव हो गई। पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी तो इंसिडेंट वेव हो गई। अब इस बाउंड्री से कुछ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है वेव का, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। कौन सी, B1 ये वाली रिफ्लेक्टेड हो गई। A1 वाली क्या थी, इंसिडेंट थी। अब सेकंड रीजन में A2 क्या है, सेकंड रीजन में जो A2 यहाँ से निकली है और यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, ट्रांसमिटेड जो है वो थर्ड रीजन पे इंसिडेंट मानी जाएगी। जो फर्स्ट रीजन से ट्रांसमिट हुई वो सेकंड रीजन में इंसिडेंट हो जाएगी। और B2 क्या है, -x एक्सिस में, यानी यहाँ से यानी इस बाउंड्री से रिफ्लेक्शन, B2 दिखाएगा इस बाउंड्री से रिफ्लेक्शन। अब psi3 में आता है जो A3 वाली टर्म है, ये इधर ऐसे,
इसका मतलब सेकंड रीजन से जो निकल के बाहर जा रही है वो A3 पोर्शन हो गई, और B3 क्या है, रिफ्लेक्टेड है, यानी कहीं राइट साइड से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। लेकिन राइट साइड में थर्ड रीजन में ये था आपका फर्स्ट रीजन, ये आपका सेकंड रीजन, और ये आपका थर्ड रीजन। थर्ड रीजन में आपको दिख रहा है कोई भी बाउंड्री नहीं है, इसलिए थर्ड रीजन में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ ये वाली टर्म नहीं आएगी थर्ड रीजन में, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन है ही नहीं। इसका मतलब जो B3 वाली टर्म ली है हमने यहाँ पे, ये नहीं आएगी, ये जीरो हो जाएगी, बिकॉज देयर इज़ नो बाउंड्री इन द थर्ड रीजन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। सो B3 वाली टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं P1 क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई, और P2 क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई माइनस V0। फिर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सिंस इन थर्ड रीजन देर इज नो रिफ्लेक्शन देयर फोर साई 3 विल बी दिस, यानी केवल पहली टर्म आएगी, ये रिफ्लेक्शन वाली दूसरी टर्म नहीं आएगी इसमें। तो साई 3 को ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 9 से। तो हमारे पास तीन वेव फंक्शन हो गए। हमारे पास वेव फंक्शन हो गया साई 1 होगा इक्वेशन 5 वाला, साई 2 इक्वेशन 6 वाला, और साई 3 इक्वेशन 9 वाला। ये तीन वेव फंक्शन हो गए, ठीक है, वेव फंक्शन होगा तीन। अब क्या करना है, अब बाउंड्री कंडीशंस लगानी है, जो मैंने अभी बाउंड्री कंडीशन समझाई थी आपको। तो साई 1, साई 2 और साई 3 में बाउंड्री कंडीशंस लगेंगी। क्या थी, ये पोटेंशियल बैरियर है x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू a पे इसकी बाउंड्रीज हैं। तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ साई 1 है, और यहाँ पे क्या है साई 2, और यहाँ पे क्या है साई 2 इस साइड, और इधर क्या है साई 3। तो x इक्वल टू 0 पे साई 1 और साई 2 बराबर होंगे, x इक्वल टू a पे साई 2 और साई 3 बराबर होंगे, और इनके डिफ्रेंशिएशन भी बराबर होंगे सेम वैल्यूज़ ऑफ x पे। तो वही जो बाउंड्री कंडीशन अभी समझाई थी वही लगाते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई 1 साई 2 बराबर होगा x इक्वल टू 0 पे, साई 2 साई 3 बराबर होंगे x इक्वल टू a पे, डेल साई 1 बाई डेल x डेल साई 2 बाई डेल x के बराबर होगा x इक्वल टू 0 पे, और डेल साई 2 बाई डेल x डेल साई 3 बाई डेल x के बराबर होगा x इक्वल टू a पे। ये चार बाउंड्री कंडीशन आ गई हमारी, क्योंकि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, बाउंड्री पे कॉन्टीन्यूटी में जाएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ कॉन्टीन्यूटी पे कैसे जाता है, ये हालांकि पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ ढंग से। ये जैसे बाउंड्री है, सपोज एक बाउंड्री पे समझा देता हूँ, मान लिया x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री है, तो मान लिया साई 1 ऐसा आ रहा है, साई 1 वेव फंक्शन की वैल्यू ऐसा बदल रही है, यहाँ पे आ गई। तो इस बाउंड्री पे साई 1 की वैल्यू क्या है, ये वाली है जो इस पॉइंट पे आ रही है। तो साई 2, ये साई 1 का प्लॉट है सपोज। साई 2 ऐसा नहीं होगा कि साई 2 यहाँ से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा साई 2, क्योंकि बाउंड्री पे कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो ये साई 2 ऐसे ना हो के, ये साई 2 ऐसे नहीं होगा जैसे मैंने ऊपर बना दिया, ये साई 2 यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता, ये बाउंड्री पे। ये साई 2 अगर शुरू होगा तो वहीं से शुरू होगा जहाँ पे साई 1 ख़त्म हो रहा है। तो साई 2 अगर शुरू होगा तो यहाँ से शुरू होगा, ऐसे जैसे a की वैल्यू है बाउंड्री पे, ऐसे शुरू होगा। इट मीन्स साई 1 एंड साई 2 विल हैव द सेम वैल्यू एट द बाउंड्री। ऐसे इनका डिफ्रेंशिएशन भी की भी सेम वैल्यू होगी। तो वही बाउंड्री कंडीशन होती है कॉन्टीन्यूटी की। तो ये चार बाउंड्री कंडीशन है, दिस 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 एंड दिस। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को लगाएंगे कैसे। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई 1 और साई 2 की वैल्यू बराबर होगी x इक्वल टू 0 पे। तो देख लेते हैं साई 1 साई 2 की वैल्यू बराबर होगी x इक्वल टू 0 पे। तो साई 1 और साई 2 की वैल्यू क्या है, ये है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो, तो e टू पावर 0 1 हो जाएगी। यहाँ भी e टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साई 1 की वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस b1, यानी x इक्वल टू 0 पे साई 1 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे x की जगह 0 रख दो, साई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 प्लस b2। और आपको x इक्वल टू 0 पे साई 1 इक्वल टू साई 2 रखना है। इसका मतलब a1 प्लस b1 इक्वल टू a2 प्लस b2 रखना है। यही क्या है नीचे।
A1 प्लस B1 इक्वल टू A2 प्लस B2। अब क्या करना है, अब आपको साई 2 इक्वल टू साई 3 भी रखना है। अब आपको ये भी करना है साई 2 इक्वल टू साई 3 एट एक्स इक्वल टू A। तो साई 2 और साई 3 भी देख लेते हैं। ये साई 2 है और ये साई 3 है। किस पे, एक्स इक्वल टू A पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू A रख दो, यहाँ पे भी x की वैल्यू A रख दो, और साई 3 पे भी x की वैल्यू A रख दो। ये A रख के वैल्यू x के स्थान पे और बराबर रख दो। तो जब इन्हें बराबर रखेंगे हम वैल्यू x रख के, तो आ जाएगा साई 2 इक्वल टू साई 3 एट एक्स इक्वल टू A आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A रख दिया था तो आपका आ गया दिस इक्वल्स दिस। दो बाउंड्री कंडीशन लगा दी। अब इनके डिफ्रेंशिएशन की भी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। कौन सी, डेल साई 1 बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल साई 2 बाई डेल एक्स 2 ये, और डेल साई 2 बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल साई 3 बाई डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू A, ये भी लगाएंगे। तो साई, देखो यहाँ पे साई 1 को डिफ्रेंशिएट कर लिया है, साई 2 को डिफ्रेंशिएट कर लिया और साई 3 को डिफ्रेंशिएट कर लिया। इनके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यूज आ गई है। जब वैल्यू आ गई तो बाउंड्री कंडीशन लगाओगे। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि डेल साई 1 बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल साई 2 बाई डेल एक्स के बराबर होगी एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेल साई 1 बाई डेल एक्स में सब जगह एक्स इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो। ऐसे इसमें भी एक्स इक्वल टू 0 रख दो, एक्स इक्वल टू 0 रख दो, और इनकी वैल्यू क्या रख दो, बराबर। तो जब एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, उनकी वैल्यू बराबर रखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 माने ई टू पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ई टू पावर 0 क्या होगी, 1। तो यहाँ पे ये चीज़ 1 हो जाएगी, ये चीज़ पूरी 1 हो जाएगी, ये चीज़ पूरी 1 हो जाएगी, और ये चीज़ पूरी 1 हो जाएगी। कब, एक्स इक्वल टू 0 पे। और फिर हम इसे बराबर रख देंगे। तो ये बराबर रख दिया तो आपका ये आ जाएगा डेल साई 1 बाई डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 ये है, डेल साई 2 बाई डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 ये है। दोनों को बराबर रख दिया। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या लगानी है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगानी है डेल साई 2 बाई डेल एक्स डेल साई 3 बाई डेल एक्स के बराबर होगा एट एक्स इक्वल टू A। तो यहाँ पे x की वैल्यू A के बराबर रख दो, यहाँ पे x की वैल्यू A के बराबर रख दो, x के स्थान पे A रख दो, और इनकी वैल्यू इक्वेट कर दो फिर। तो जब इनकी वैल्यू इक्वेट करेंगे तो देखो ये आ गया, नीचे आ गया। यहाँ x इक्वल टू A रख दिया, यहाँ पे x इक्वल टू A रख दिया, यहाँ पे x इक्वल टू A रख दिया, और ये डेल साई 2 बाई डेल एक्स की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट कर दिया फिर वैल्यूज को। तो आपका आ गया दिस इक्वल टू दिस। इस वाली इक्वेशन से ये भी आ गया। P1 को दूसरी तरफ ले जाओ तो A1 माइनस B1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से इस इक्वेशन को तो ऐसे लिख दिया हमने, इसी तरह से इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। इसमें भी P2 को राइट साइड पे ले गए तो P1 अपॉन P2 आ गया। ऐसा आ गया। तो ये दो इक्वेशन फिर बन गई। और इनके बनाने का कारण क्या है, इनके बनाने का कारण ये है कि इस इक्वेशन से आपको A1 माइनस B1 मिल गया, और एक ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, और आपको ऊपर भी एक इक्वेशन मिली हुई है A1 प्लस B1 की। ऊपर दिखाता हूँ, देखो अभी दिखाते हैं आपको। ऊपर इक्वेशन है A1 प्लस B1, ये है A1 प्लस B1 इज टू A2 प्लस B2, यानी इक्वेशन नंबर 12। और नीचे कौन सी इक्वेशन मिली है, नीचे इक्वेशन मिली है A1 माइनस B1। छोटा कर लें तो शायद दोनों एक पेज पे आ जाएं। हाँ ये देखो, अब अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आएगी। देखो A1 प्लस B1 इज टू A2 प्लस B2 ऊपर दिख रही है, ये वाली इक्वेशन 12। और A1 माइनस B1 इज टू P2 अपन P1 A2 माइनस B2 दिख रही है 17। तो 12 और 17 को अगर हम ऐड कर दें तो देखो B1 से B1 गायब हो जाएगा, B1 गायब हो जाएगा।
ये हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि जब हमने इक्वेशन बनाई थी, ऊपर देखो, दोबारा देखते हैं। ये हमने इक्वेशन बनाई थी, ये इसमें A1 अननोन था, हमें नहीं पता, B1 अननोन था, A2 अननोन था, B2 अननोन था, और ये टर्म तो ख़त्म हो ही गई थी, खैर ये आ गया था, और A3 अननोन था। यानी हमारे पास कितने अननोन थे? 5 अननोन कॉन्स्टेंट थे। इन्हें हमें, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 5 अननोन सी, तभी तो वेव फंक्शन की वैल्यू लिख पाएंगे हम। जब A1 B1 की वैल्यू हमें पता हो जाएगी तो आप वेव फंक्शन बता देंगे, साई 1 ये होगा। अगर A2 B2 की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम बता देंगे साई 2 ये होगा। अगर A3 B3 की वैल्यू पता लग जाएगी, या A3 की कह दीजिए, तो आप साई 3 की वैल्यू लिख देंगे। तो हमें इन कोफिशिएंट्स को भी फाइंड आउट करना है। उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम कहाँ पहुँच गए थे? हमने बाउंड्री कंडीशंस लगा दी थी और हम यहाँ पहुँच गए थे A1 माइनस B1 वाले पे। और एक इक्वेशन क्या थी? 12 क्या था? A1 प्लस B1 इक्वल टू A2 प्लस B2, ये थी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन ये मान लो 12 नंबर की थी है, और ये क्या है 17। 12 और 17 को सॉल्व कर लीजिए, यानी इन्हें ऐड कर दीजिए, तो आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी और B1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमें फ़ायदा हुआ कि देखो A1 की वैल्यू A2 और B2 के टर्म में मिल गई, और B1 की वैल्यू भी A2 और B2 के टर्म्स में मिल गई। इससे मतलब अगर हम A2 और B2 निकाल लें तो हमें A1 और B1 अपना आप ही मिल जाएंगे। तो केवल अब इन चार में से केवल 2 अननोन रह गए। A1 B1 A2 B2 में से ये 4 अननोन थे, केवल 2 अननोन रह गए। कोई भी 2 चीज़ निकाल लीजिए आप, तो बाकी 2 की वैल्यू अपना आप निकाल सकते हैं, मिल जाएंगी। तो अब आपको केवल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से जो इक्वेशन 13 थी, ऊपर इक्वेशन 13 में दिखा देता हूँ, ये वाली इक्वेशन 13 है। A2 ये बाउंड्री कंडीशन लगा के आई थी, x इजकल टू A पे, x इजकल टू A रखा था और साई 2 इजकल टू साई 3 रखा था। कब आई थी ये? साई 2 इक्वल्स साई 3 एट x इक्वल्स A, ये आई थी इस पे। तो इक्वेशन नंबर 13 जो आई थी 13, और लास्ट में क्या आई है? x इक्वल टू A पे 18 और 18, और 13 के साथ ये वाली 18 सॉल्व कर लीजिए। तो 13 के साथ आप 18 सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू दिस एंड B2 इज इक्वल टू दिस। थोड़े से मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो देखो अब क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको A2 और B2 पता है, A2 और B2, तो A1 B1 निकल जाएगा। और A2 कब निकल जाएगा? A2 अगर A3 पता है तो निकल जाएगा, B2 भी अगर A3 पता है तो निकल जाएगा। तो इन इक्वेशन से क्या दिख रहा है आपको? इन इक्वेशन से दिख रहा है कि अगर आपको केवल A3 की वैल्यू पता लग जाती है, बस एक A3 क्या है, A3 की वैल्यू पता लग जाती है, तो आप A2 की वैल्यू निकाल लोगे और B2 की भी निकाल लोगे। और जब A2 B2 की पता लग जाएगी तो आप A1 की निकाल लोगे और B1 की भी निकाल लोगे। तो अब आपके पास केवल एक कोफिशिएंट रहेगा जो फाइंड आउट करना है, बस A3। बस A3 पता लग जाए तो बाकी सब निकल जाएंगे। ठीक है। अब 21 और 22 को, ये 21 है, ये 22 है, इन्हें 19 और 20 में रखना है, 19 और 20 में। यानी A2 की ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है 19 में, और B2 की ये वाली वैल्यू या 19 में रखनी है, ये रख देंगे। इसी तरह से A2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 20 में, और B2 की वैल्यू भी 20 में रख देंगे। तो A2 B2 की वैल्यू हम 21 और 22 से 19 और 20 इक्वेशंस में रख रहे हैं।
थोड़ा सा लंबा है लेकिन कर लेंगे इजीली, मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है आपके लिए। तो जब 21 और 22 को, ये A2 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू हम 19 और 20 क्वेश्चन में रखेंगे तो आपकी A1 की वैल्यू ये आ जाएगी और B1 की वैल्यू ये आ जाएगी। (23) और 24, इससे आप A1 की वैल्यू, ये जो A1 की वैल्यू आई है ये, इससे आप A3/A1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से। A3/A1 कैसे निकालेंगे? इससे इस A1 को A3 के नीचे ले आइए, 4 को दूसरी तरफ ले जाइए और इस पूरे फैक्टर को 4 के नीचे ले जाइए, ऐसे क्रॉस कर लीजिए। जैसे होता है x इक्वल सपोज y/z है, तो आपको क्या निकालना है, या x इक्वल टू y, जब दूसरी चीज़ लिख देते हैं। सपोज ऐसा है कि कोई इक्वेशन है a इक्वल्स b इंटू c/d इंटू ई, मान लिया इस तरह का है, और आपको निकालना है, देखो ये A1 की जगह a और A3 की जगह b मान लिया मैंने ना, इस तरह से। और आपको निकालना है b/a, तो b/a क्या हो जाएगा, d इंटू ई डिवाइडेड बाई c, इस तरह से हो जाएगा। तो वही फॉर्म लगाया हमने, A3/A1 ऐसे निकाला है। तो A3/A1 की जगह क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये पावर माइनस में होकर ऊपर आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये लिख देंगे A3/A1 की वैल्यू आ गई किस इक्वेशन से, 23 से A3/A1 की वैल्यू आ गई। इसी तो A3/A1 की वैल्यू आ गई, ये आ गई। थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई कर लीजिए। देखो इसमें क्या करो आप, नीचे इसका एलसीएम ले लो, इसका P1 आ जाएगा, इसका P2 आ जाएगा, और P1 P2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इसका P1 आ जाएगा, इसका P2 आ जाएगा, तो P1 P2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो नीचे का एलसीएम P1 P2 आएगा, उस नीचे के एलसीएम को यहाँ ले आओ ऊपर, इस P1 P2 को ऊपर ले जाओ, नीचे आएगा ना P1 P2 एलसीएम, वो ऊपर ले जाओ, यहाँ से भी ऊपर ले चला जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे ये जो P1 P2 एलसीएम यहाँ पे आएगा, इसमें यहाँ पे, और P1 P2 यहाँ पे आएगा, ये दोनों फिर एलसीएम होकर ऊपर पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये आ गया 4 P1 P2 ऊपर आ गए, और नीचे क्या बचेगा, जब यहाँ पे P1 एलसीएम ले लेंगे इस टर्म में, तो क्या बचेगा, इस टर्म को अगर मैं जोड़ूँ तो ये टर्म हो जाएगी P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P1, ये टर्म हो जाएगी पहली वाली। और ये दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, दूसरी टर्म हो जाएगी P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई P2, ये हो जाएगी। तो देखो इसमें एलसीएम क्या आ गया, P1 P2 आ गया, और ऊपर क्या होगा, P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई P2 प्लस P1, यानी P1 प्लस P2 होल स्क्वायर। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो जो नीचे P1 P2 आया था उसे तो हम यहाँ ले गए ऊपर, और P1 प्लस P2 होल स्क्वायर आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया। सेम यहाँ पे P1 माइनस P2 बन जाएगा, यहाँ पे P2 माइनस P1 बन जाएगा, इसका भी P1 P2 यहीं पे आ गया था ऊपर। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक जगह क्या बनेगा इसमें, इस वाली टर्म में क्या बनेगा, इसमें बनेगा P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई क्या बनेगा इस टर्म में, P2 माइनस P1। तो एक में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दोनों P1 माइनस P2 हो जाएंगे। इसमें से माइनस कॉमन ले लो सेकंड टर्म में से, और माइनस को ये ले लो, बाहर लगा दो, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह आ गया P1 माइनस P2 होल स्क्वायर माइनस के साथ, और ये सेम आ गई यहाँ पे।
तो A3/A1 की वैल्यू आ गई ये वाली। अगेन P1 + P2 होल स्क्वायर, P1 + P2 होल स्क्वायर, या P1 - P2 होल स्क्वायर था। इससे क्या करो, जब P1 - P2 होल स्क्वायर था, इसे खोल लो। P1 + P2 होल स्क्वायर, पहली टर्म को खोल रहा हूँ मैं, P1 + P2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2, ये रहा ट्वाइस P1 P2, मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये रहा मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये रहा मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब क्या आएगा, इसे खोल लो सेकंड टर्म को, ये जो मैंने इसमें लिख दिया। सेकंड टर्म क्या आएगी, P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 आएगा। इसमें क्या आएगा, P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस P1 P2, और माइनस बाहर लगाए, तो इसमें जो आएगा माइनस के साथ आएगा P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस P1 P2, ये आएगा। तो माइनस के साथ P1 P2 होल P1 P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2, ये आएगा। मैं अगर ये माइनस बाहर से हटा दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो वही लिखा है। तो जो इसमें भी P1 + P2, P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर आ रहा है, इसमें P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस साइड के साथ आ रहा है, तो इन दोनों को यहाँ कॉमन ले लिया, और e⁻ ये यहाँ आ गई, और ये माइनस साइन के साथ यहाँ आ गई। पहली टर्म में भी यहाँ पे 2 P1 P2 बचा है, ट्वाइस P1 P2 बचा है इसके साथ, और माइनस ट्वाइस P1 P2 बचा है इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस P1 P2 कॉमन ले लिया, और ये वाला कोफिशिएंट ये आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये वाला आ गया यहाँ पे। कुछ नहीं किया, खोल लिया है, इन ब्रैकेट्स को खोल लिया है, और P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ट्वाइस P1 P2 कॉमन ले लिया। ठीक हो गया, कॉमन ले लिया। इसे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, ऊपर 4 के स्थान पर 2 हो गया, और नीचे देखो यहाँ पर 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया। ये इसलिए किया है 2 से डिवाइड, क्योंकि e⁻I थीटा होता है cos थीटा + I sin थीटा, e⁻−I थीटा क्या होता है, cos थीटा - I sin थीटा, तो उस फॉर्म में लाने के लिए। तो देखो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई A3/A1 की। हमने A3/A1 की वैल्यू यहाँ तक सॉल्व करके यहाँ लिख ली। ऐसी जो ऊपर 24 और 23 इक्वेशन थी, 24 और 23, ये रही 24 और 23, ये हैं 24 और 23, इन्हें भी डिवाइड कर दो। पहली इक्वेशन में A1 की वैल्यू है, दूसरी में B1 की वैल्यू है, ध्यान रखना। तो 24 और 23 से क्या किया हमने, 24 को डिवाइड कर दिया 23 से, यानी B1 को A1 से, तो B1/A1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ऊपर, दिस होल डिवाइडेड बाई दिस होल। अगेन ये भी आसान दिख रहा है मुझे आपको, मतलब जो है मैंने सॉल्व कर रखा। यहाँ पे भी ये बन जाएगा P1 - P2 डिवाइडेड बाई P1, ये बन जाएगा P2 + P1 डिवाइडेड बाई P2, और यहाँ पे बन जाएगा P1 + P2 डिवाइडेड बाई P1, यहाँ बन जाएगा P2 - P1 डिवाइडेड बाई P2। एलसीएम यानी P1 P2 आ जाएगा दोनों तरफ। ऐसे यहाँ पे भी एलसीएम P1 P2 आ जाएगा, P1 यहाँ पे पूरा P1 P2 आएगा, यहाँ पे P1 P2 एलसीएम आ जाएगा, तो सारे P1 P2 कट जाएंगे ऊपर नीचे के एलसीएम। क्या बचेगा, केवल ये बचेगा P1 - P2, और ये बचेगा P2 + P1। P1 - P2 और P2 + P1, यानी P1 + P2। तो A + B × A - B, यानी A² - B²। तो P1 - P2 × P1 + P2, यानी P1² - P2², ये लिख दिया यहाँ पर।
और कोफिशिएंट दिस। इसी तरह से यहाँ पर P2 प्लस P1 बन रहा है और P2 माइनस P1 बन रहा है, यानी P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर आ गया। पहले आ रहा था P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर पहले वाले टर्म में यहाँ पे, और यहाँ आ गया P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर बन रहा है और यहाँ माइनस साइन के साथ P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर बन रहा है। तो दोनों में से P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पहली टर्म तो ये एस सच आ जाएगी और दूसरी टर्म ये वाली माइनस साइन के साथ आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से नीचे P1 प्लस P2 और P1 प्लस P2, यहाँ पे P1 माइनस P2 और P2 माइनस P1। यहाँ पे क्या बनना था P1 प्लस P2 P2 प्लस P1 एक ही बात है, यानी P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बनना था P1 माइनस P2 और P2 माइनस P1। सेकंड में से P2 माइनस P1 से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये भी P1 माइनस P2 हो जाएगा, यानी P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई P1 माइनस P2 विद नेगेटिव साइन बाहर। तो देखो नेगेटिव साइन यहाँ बाहर लगा दिया और ये भी P1 माइनस P2 होल स्क्वायर हो गया। ये P1 माइनस P2 होल P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर ये आ गया, लिख लिया e टू पावर माइनस IP2a/h ये लिख लिया, माइनस साइन के साथ ये सेम उतार लिया बिल्कुल ना। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर यहाँ उतार लिया। अच्छा इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन और कर ली नीचे के हिस्से में, ऊपर का तो सेम है, ये ऊपर वाला तो सेम उतार लिया यहाँ पे। नीचे देखो P1 प्लस P2 होल स्क्वायर है या P1 माइनस P2 होल स्क्वायर है। अगर इन्हें खोल लोगे तो ये क्या है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2, ये है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस P1 P2। तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पे, ये और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन के साथ, और ट्वाइस P1 P2 यहाँ पे भी है पहले वाले में, यहाँ पे ट्वाइस P1 P2 आएगा एक टर्म, और यहाँ पे माइनस ट्वाइस P1 P2 आएगी एक टर्म, और माइनस ट्वाइस P1 P2 के बाहर भी माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगी। तो ट्वाइस P1 P2 एक टर्म यहाँ भी आएगी, ट्वाइस P1 P2 एक टर्म यहाँ भी आएगी, वो ट्वाइस P1 P2 दोनों में से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। क्या किया हमने, दो रेशो निकाले हमने, एक रेशो निकाला A3/A1 का, ये आ गया ये 25, और एक रेशो निकाला B1/A1 का, ये वाला B1/A1 का, और ये क्या आ गया, ये आ गया ये। इसके आगे का इस तो थोड़ा सा लंबा भी बचा हुआ है, तो ये इस लेक्चर को यहीं छोड़ते हैं। इसके आगे सेम यानी इक्वेशन नंबर क्या है 26 के बाद 26, तो ये हम कल चलेगा थोड़े से। थोड़ा हाथ लग गया। तो इसके 26 के बाद कंटिन्यू करेंगे। 26 तक हमने कर लिया है। केस 1 को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। केस 1 क्या है, व्हेन ई इज़ ग्रेटर देन V0। केस 2 क्या होगा, व्हेन ई विल बी लेस देन V0। ये बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, दो केस माने, केस 1 और केस 2। तो हम केस 1 से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को ये ख़त्म करते हैं।